हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है रोटेशनल मोशन में जो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन को चेंज होने से बचाती है ना, जिसको रेजिस्ट करती है। जैसे ट्रांसलेशन मोशन में आपने बोला था कि मास इज द इनर्शिया, वैसे ही यहाँ पे जो इनर्शिया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हमने देखा था कि अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पे, तो हमने बोला कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर। लेकिन अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे रिंग के लिए और डिस्क के लिए, हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, तो उसमें हमें एलिमेंट लेके इंटीग्रेशन मेथड से टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना था। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं कि एक शेल के लिए अगर एक होलो स्फीयर, जिसे शेल भी कहते हैं, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे। तो लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ शेल। अब ऑब्वियसली हमने बोला था लास्ट टाइम पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है ना। तो हम इसके लिए बात करेंगे इसकी नेचुरल एक्सिस के अबाउट। व्हाट इज नेचुरल एक्सिस? तो नेचुरल एक्सिस जो आपको समझ में आता है कि एक शेल अगर रखा हुआ है, उसको अगर मुझे घुमाना है तो मैं कहाँ से घुमाऊंगा, बिल्कुल बीच से आप उस पर एक एक्सिस डाल दीजिए, तो वो उसकी कहलाती है नेचुरल एक्सिस। तो मैं बस वहीं से इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाला हूँ। दिस इज द नेचुरल एक्सिस ऑफ द शेल। ये आपका है एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसके अबाउट कैलकुलेट करेंगे हम। इसका मास m दे रखा है और रेडियस r दे रखी है, ये हमें यूज करना है। ओके, अब शेल है तो शेल का मतलब होलो स्फीयर। होलो स्फीयर मतलब मास जो भी है वो पूरी बॉडी में तो है नहीं, वो तो होलो है पूरा, सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर पार्ट पे, आउटर सरफेस पे इसका पूरा मास है। तो ये बात हमें समझ में आती है। ओके, अगर यहाँ पे मैं मास का डेंसिटी अगर देखना चाहूँ तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लिखूंगा या मास पर यूनिट एरिया लिखूंगा? क्या लगता है आपको, मुझे क्या लिखना चाहिए? मास पर यूनिट एरिया। क्यों? क्योंकि पूरे वॉल्यूम में तो मास है ही नहीं, वो तो होलो है। सिर्फ और सिर्फ एक बाहर की परत है, बाहर की लेयर है, उसी पे मास है, तो उसका सिर्फ एरिया में लिख सकता हूँ। तो मास पर यूनिट एरिया मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वहां तक पहुंचेंगे। उससे पहले ये सेंटर अगर है तो मुझे यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, है ना। उस एलिमेंट का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा, फिर उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करके टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूंगा। यही अपना मेथड था। अब एलिमेंट कैसा लिया जाए यहाँ पे? भाई एक रिंग के लिए आपने पॉइंट एलिमेंट ले लिया था, एक डिस्क के लिए आपने रिंग्स बना दी थी, एक शेल के लिए आप क्या बना पाएंगे? सोचिए जरा सा, क्या कर सकते हैं? एक शेल के लिए भी आप रिंग्स ले सकते हैं, लेकिन इस बार जो रिंग का अरेंजमेंट होगा वो कुछ और होगा। इस बार रिंग कैसे रखेंगे आप? जैसे आपने बिल्कुल एक पॉइंट रिंग यहाँ पे रखी, उससे थोड़ी सी बड़ी रिंग उससे थोड़ी सी ऊपर रखी, उससे बड़ी रिंग उससे ऊपर, उससे बड़ी रिंग उससे ऊपर, उससे बड़ी रिंग उससे भी ऊपर। इस तरीके से आप बढ़ते गए आगे। ये एक मैक्सिमम बड़ी रिंग आपने रख दी, उसके बाद फिर रिंग छोटी करते गए। अब मैं रिंग इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मास जो है यहाँ पे सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे है, तो रिंग में भी सारा मास आउटर सरफेस पे होता है। तो सोचिए आप एक छोटी से छोटी बड़ी 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 रिंग ऐसे रखते गए तो क्या ये पूरा शेल बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक का? यस, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो यस, हम एलिमेंट यहाँ पे जो लेंगे वो रिंग एलिमेंट लेंगे और उस रिंग को अरेंज करेंगे नीचे से स्टैक करते हुए ऊपर की तरफ। तो रिंग का रेडियस भी चेंज हो रही है और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। डिस्क में भी हमने, याद करो, रिंग ली थी, लेकिन वहां पे सबको एक ही प्लेन पे अरेंज किया था, एक पॉइंट फिर एक ये फिर एक ये फिर एक ये फिर एक ये, इस तरीके से आपने कॉन्सेंट्रिक अरेंज किया था सारी रिंग्स को, तो डिस्क बन गई थी। अब इन रिंग्स को थोड़ा सा ऊपर उठा दीजिए, हर एक रिंग को थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर, ऐसा अगर करेंगे तो ये एक पूरा शेल बन जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कैसे करें? तो पहले तो अपन रिंग मानते हैं, पर क्योंकि इसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है तो मुझे पोजीशन भी वेरिएबल लेनी पड़ेगी। तो मैंने माना कि यहाँ से एक थीटा एंगल पे मैंने एक रिंग बना ली। ठीक है, जो रिंग में बना रहा हूँ वो कुछ ऐसी बनेगी, और इस रिंग की जो थिकनेस है वो है एक छोटे से एंगल डी थीटा से वेरी करती हुई। ये इस रिंग की थिकनेस। तो इसलिए रिंग जो है वो यहाँ पे है, दिस इज द रिंग। ऑब्वियसली पीछे भी होगी, ये आगे वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है वो है, पीछे भी इसकी पोर्शन है। ठीक है, आप चाहे तो इसे ऐसा बना सकते हैं, ये पीछे भी इस तरीके से होगा, इस तरीके से रिंग पीछे भी होगी। ठीक है, तो आगे हमें ये पोर्शन दिख रहा है, हम इसकी बात करते हैं। अब ये मैंने छोटा सा एंगल डी थीटा लिया, ये इसकी थिकनेस वेरी कर रहा है। ठीक है, थीटा से
अब डी थीटा एंगल पे वेरी किया तो एक रिंग आपने यहाँ पे बना ली। अच्छा डी थीटा अगर ये है तो हमें पता है कि अगर रेडियस आर होती है तो ये जो आर्क लिखा जाता है ना, ये आर्क की लेंथ कितनी लिखी जाती है, दिस विल बी आर इंटू डी थीटा, एंगल इंटू रेडियस, ये आर्क की लेंथ होती है। तो मुझे यहाँ से रिंग की थिकनेस मिल गई आर डी थीटा। क्लियर बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस रिंग की रेडियस क्या होगी, तो ये रिंग का सेंटर तो यहाँ होगा इस पोजीशन पे, और अगर मुझे यहाँ पे इसकी रेडियस देखनी है तो मैं उस रेडियस को लिख सकता हूँ इट्स स्मॉल आर। इस रिंग का रेडियस ये स्मॉल आर होगा। और ये स्मॉल आर कैसे कैलकुलेट करें, तो ये भी बहुत आसान सी बात है, क्योंकि आपने इस तरीके से सिस्टम कंसिडर किया हुआ है, ऐसा एक सिस्टम है आपके पास, ठीक है। ये आपने रेडियस ली हुई है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये एंगल भी थीटा है तो मैं यहाँ ट्राइंगल्स में देख सकता हूँ, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो जो छोटी रेडियस आई आपके पास वो आ गई आर कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। रिंग की बात अपनी कंप्लीट हो गई कि ये भाई एलिमेंटल रिंग है। इस एलिमेंटल रिंग की जो विड्थ आपने लिखी है वो विड्थ आपने लिखी है आर इंटू डी थीटा के बराबर। इसकी जो रेडियस आपने बनाई है वो बनाई है स्मॉल आर के बराबर। अब इसका अगर मैं मास लिखना चाहूँ डीएम, तो डीएम क्या लिखूंगा, डीएम विल बी मास पर यूनिट एरिया, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी क्योंकि पूरा मास एरिया पे होगा, इनटू एरिया ऑफ द एलिमेंट। ओके मास पूरे का m दे रखा है, पूरे का एरिया अगर देखो तो एक शेल का जो एरिया होता है सरफेस एरिया वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया हो गया, इनटू एरिया ऑफ द रिंग। अब रिंग का एरिया कैसे लिखें, हमने कल वो देखा था ना, इसको काट के स्ट्रिप ओपन कर दो, ये इसका तरीका था। इसको यहाँ से काटो, इसका स्ट्रिप ओपन कर दो, जब स्ट्रिप ओपन करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, दिस लेंथ इज 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और इसकी विड्थ है आर डी थीटा, ये इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी थीटा, ठीक है। तो डीएम अगर यहाँ से देखा जाए तो मैं स्मॉल आर की वैल्यू रखता हूँ यहाँ से आर कॉस थीटा के बराबर, कितना मिलेगा m बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ से आपको डीएम मिला, ध्यान से देखें तो 2 पाई और 2 पाई नीचे कैंसिल हो रहा है, एक आर से एक आर कैंसिल हो रहा है, ये बन रहा है आपके पास m बाई 2 आर कॉस थीटा डी थीटा, ये आपको मिला डीएम, ठीक है बात। चलिए अच्छा यहाँ पे अपन एक मिस्टेक कर दी, ये जो अपन एरिया लिखा ना इसमें एक आर भी तो आएगा, दिस विड्थ इज आर डी थीटा, तो यहाँ पे हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई करना है आर डी थीटा को इंटू आर डी थीटा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो बचा m बाई 2 cos थीटा डी थीटा, दिस इज योर मास ऑफ द एलिमेंट। ओके अब ये जो रिंग है इसका अपने को मास मिल गया है, इसकी रेडियस अपने को r पता है, मास dm है। इसके लिए अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है di इस रिंग के लिए, तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, mr स्क्वायर के बराबर, तो ये हो जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, dm आपने अभी निकाला m बाई 2 cos थीटा डी थीटा इंटू आर आप लिख चुके हैं ऑलरेडी r cos थीटा का स्क्वायर, यहाँ से देखिए मिला आपको m बाई 2 आर स्क्वायर cos क्यूब थीटा डी थीटा, ये आपको यहाँ से। अब इसको सॉल्व करना है तो इंटीग्रेशन करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रल डी आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एम आर स्क्वायर बाई 2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। अच्छा अब यहाँ वेरिएबल है थीटा, तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, लिमिट मतलब मैंने कल भी आपको बोला था कि एलिमेंट्स को आप कहाँ से कहाँ तक अरेंज कर रहे हैं ताकि पूरा ऑब्जेक्ट आपके पास बन जाए। तो आपने देखा था कि आपने सबसे नीचे से एक रिंग रखना शुरू किया, उससे ऊपर रिंग फिर रिंग फिर रिंग, ऐसे आप सबसे ऊपर तक चले, तब जाके आपकी टोटल शेप कंप्लीट हुई थी, है ना। इस तरीके से आपने इसको अरेंज किया था रिंग्स को। अगर इस तरीके से अरेंजमेंट है और थीटा आप यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, ये पोजीशन आपने थीटा कैलकुलेट ली है, देख सकते हैं हम डायग्राम में। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है बेसिकली, फर्स्ट रिंग आप कहाँ रख रहे हो, फर्स्ट रिंग आप रख रहे हो यहाँ पे, तो थीटा अगर आप देखेंगे तो थीटा आप देख रहे हैं नीचे की तरफ, इस लाइन से थीटा अगर देखें तो ये -90 डिग्री आपने थीटा देखा नीचे की तरफ, और लास्ट रिंग रख रहे हैं आप ऊपर की तरफ टॉप पे, तो जो लास्ट एलिमेंट है उसका एंगल बन रहा है आपके प्लस +90 डिग्री। तो बेसिकली जो थीटा वेरी कर रहा है
वो कर रहा है -π/2 से +π/2 पे। दिस इज द लिमिट, -π/2 से +π/2 तक। ओके, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन में mr²/2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, बचा इंटीग्रल cos क्यूब थीटा। अब ये इंटीग्रेशन अभी आप लोगों ने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, नीट में इस इंटीग्रेशन का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, नहीं पूछे जाते। जेई में ये इंटीग्रेशन पूछे जाते हैं, पर आप लोग 12th में जब इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत आसान आराम से पढ़ेंगे। तो मैं आपको पूरा इंटीग्रेशन करके यहाँ नहीं बता रहा, बस एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि ये इंटीग्रेशन कैसे होता है। cos क्यूब थीटा को आप लिखते हैं cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपके पास अब जो टर्म बन गई cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा टर्म बन गई। इस टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो cos थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं। और जो cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा है उसमें साइन थीटा को हम एक नया फंक्शन मानते हैं, उसको डिफरेंशिएट करके फिर से उसको सॉल्व करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी फिजिक्स में हमारे लिए इस इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत अभी फिलहाल नहीं है। आप जब इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ेंगे तो इस बात को आराम से समझ पाएंगे। तो मैं बस आपके सामने यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ, जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा लिमिट रखने के बाद वो आएगा i इक्वल टू 2/3 mr²। क्या मिलेगा? i इक्वल टू 2/3 mr²। तो आपको ये सीधा रिजल्ट याद रखना है। दिस इज द रिजल्ट फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ शेल अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस। क्लियर है बात? चलिए, तो ये आपका एक रिजल्ट आ गया। 4 रिजल्ट अभी तक आपके पास आ चुके हैं, पॉइंट मास, रिंग, डिस्क और अब एक शेल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज फॉर सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर। अब इसमें आप मुझे बताएंगे कि कैसे एलिमेंट्स अपने को यहाँ पे लेने चाहिए, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के केस में अगेन इसकी नेचुरल एक्सिस के अगेन के लिए हम बात कर रहे हैं। तो सॉलिड स्फीयर बनेगा तो स्फीयर जैसा ही जैसा अभी बना हुआ था। नेचुरल एक्सिस तो मतलब दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही मास m रेडियस r। इस बार आप बताइए एलिमेंट कैसा लेना चाहिए अपने को। इस बार अपन एलिमेंट लेंगे डिस्क की तरह। क्यों? क्योंकि भाई जब आपने शेल बनाया था तो शेल में आपने रिंग लिए थे, क्योंकि सारा मास जो था वो सिर्फ आउटर सरफेस पे था। पर एक बार सॉलिड स्फीयर है, पूरा का पूरा मास इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह यहाँ पे मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जब हर जगह मास है तो हम क्या बोलेंगे कि ये पूरे वॉल्यूम में मास है, और वॉल्यूम अगर मुझे पूरा बनाना है, हर जगह मास होना चाहिए, मतलब मैं डिस्क को एक के ऊपर एक अरेंज कर सकता हूँ। ऐसे छोटी सी डिस्क से लेके थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, उससे बड़ी सब सॉलिड डिस्क में यहाँ पर अगर अरेंज करता जाऊं तो जैसे आपने रिंग्स अरेंज की थी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से अगर सॉलिड डिस्क अरेंज कर दूं तो आपके पास एक पूरा स्फीयर यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है बात? अब इसको भी सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने अभी किया था, बस इस बार जो आप डीएम लिखेंगे वो एक डिस्क के लिए लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बना देते हैं, थीटा पे जाके एक डी थीटा का डिस्क लेंगे। डिस्क आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगल थीटा है, डी थीटा विड्थ का आपने लिया है, तो ये विड्थ हो गई आपके पास आर डी थीटा। इस बार जब आप मास लिखेंगे डीएम तो डिस्क के लिए लिखेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट इज वॉल्यूम ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डिस्क का अगर मुझे वॉल्यूम लिखना है तो डिस्क बनती है बेसिकली इस तरीके से, उसकी एक थिकनेस होती है और उसका एक ऐसा डिस्क बनती है। वॉल्यूम लिखने के लिए मैं इसका सरफेस एरिया इनटू उसकी थिकनेस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका एरिया होता है ऊपर पाई आर स्क्वायर और उसकी जो थिकनेस है वो है आर डी थीटा, अपने को पता है। तो इसका जो वॉल्यूम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा, एरिया इंटू थिकनेस इज विल गिव यू वॉल्यूम। अब ये आर अगेन वैसे ही अपने पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ये कैसे लिखा जाएगा, दिस इज आर, दिस इज कैपिटल आर, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो आर हो जाएगा आपके पास आर कॉस थीटा के बराबर, वो यहाँ रखेंगे।
m by 4/3 pi r cube into पाई आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से मिलेगा आर डी थीटा। फिर से आपको देखें ध्यान से, तो ये आर क्यूब कैंसिल हो गए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से आया 3/4 इंटू एम इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आपको मिला डीएम। इसका अगर अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए अपने को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। अगर मास डीएम है, रेडियस इसकी स्मॉल आर है, तो डिस्क के लिए लिखा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया m/2r², हमने पढ़ा था ये, हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ इंटू डीएम इंटू आर स्क्वायर, ये हो गया। हाफ इंटू डीएम की जगह डाल सकते हैं 3/4 m cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, आर की जगह डाल सकते हैं r cos थीटा का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे अगेन इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रल डी आई। फिर से आप जो लिमिट लगाएंगे वो यहाँ पे लगाएंगे, लिमिट -π/2 से +π/2 तक, जैसे आपने रिंग के केस में लगाया था। इसे सॉल्व करेंगे, अगेन मैं आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं बता रहा। जब इसे सॉल्व करेंगे फाइनली, तो आपके पास आंसर आएगा जो आपको याद रखना है 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस। क्लियर है? तो आई गेस अब आपको एलिमेंट्स लेना क्लियर हो गया है कि शेप हमें कंप्लीट करनी है, वो शेप कंप्लीट करने के लिए हम कैसे एलिमेंट्स यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आगे भी काम आएंगे, ये जो तरीके हमने यहाँ पे यूज किए हैं ये आगे बहुत सारी जगह काम आने वाले हैं। आप जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसमें भी आप ये यूज करेंगे, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे उसमें भी ये यूज करेंगे। तो ये तरीके आपको ध्यान होने चाहिए, चिंता मत कीजिए अगर एक बार में आपको ये याद नहीं हो रहा या समझ में नहीं आ रहा। आगे 2-3 चैप्टर्स ऐसे आने वाले हैं जिसमें हम फिर से ये सारी बातें इसी मेथड से रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, तो डोंट वरी, सारी चीजें फिर से आपके सामने ही आएंगी। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने एक सॉलिड स्फीयर का लिख लिया, शेल का आपने लिख लिया। हमें रिलेशंस हमेशा याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको आई यूज करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करना पड़ेगा रोटेशन के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एक रॉड के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। ओके, अब इसके केस में दो एक्सेस हम बात कर सकते हैं। तो पहला मैं लेता हूं एट वन एंड, एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो एक एंड पे है, मतलब इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे है इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये घूमेगा। ठीक है, एक एंड से पास हो रही है, चाहे उधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, किसी भी एक एंड पे ये है। इसके जो मास दे रखा है वो m है, उसकी जो लेंथ है वो l है। इसके लिए अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। अब इस केस में मैं कौन सा एलिमेंट कंसीडर करूं, बताओ। तो एलिमेंट कंसीडर करना यहाँ इजी है, क्यों? मैं यहाँ से किसी भी डिस्टेंस x पे जाके एक dx विड्थ का छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, और ये जो dx विड्थ का एलिमेंट है ये इतना छोटा है कि मैं इसे एक पॉइंट मास मान सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो बहुत आसान सी बात हो गई, एलिमेंट आपने कंसीडर किया यहाँ पे एक पॉइंट मास। अब इसका अगर मुझे मास लिखना है dm, तो बहुत आसान हो जाएगा, कैसे लिखूंगा? यहाँ पे जो मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं यहाँ लिखूंगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। ओके, dm लिखा जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, मतलब m/l इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट इज dx। हमने dx विड्थ का ये एलिमेंट कंसीडर किया, तो ये हो गया dx, ये आपको मिल गया मास। हमें पता है कि अगर इस छोटे से एलिमेंट के लिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं तो क्या लिखूंगा? पॉइंट मास के लिए किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर पॉइंट मास है, यहाँ पे ये डिस्टेंस दे रखी है x, दिस इज मास dm, पॉइंट मास के लिए कितना होता है mr स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर? dm m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करना पड़ेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रल m/l, तो कांस्टेंट है बाहर आ गए, एक्स स्क्वायर dx। आसान इंटीग्रेशन है, कोई खास बात नहीं है। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे? तो ऐसे सारे एलिमेंट्स अपने को देखने पड़ेंगे जिससे पूरी रॉड कंप्लीट हो जाए। तो आप एक एलिमेंट यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ लेंगे, फिर यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरीके से आप एलिमेंट बनाते जाएंगे, लास्ट एलिमेंट आप यहाँ लेंगे। तो शुरू वाला एलिमेंट बिल्कुल था यहाँ पे, लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे, दिस इज x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू l।
तो ये आपकी लिमिट हो जाएगी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक। क्लियर बात? लिमिट कैसे लगानी है? पूरा ऑब्जेक्ट अपने को कंप्लीट करना है उन एलिमेंट्स को मिला के। तो बिल्कुल छोटा वाला एलिमेंट कौन सा, बिल्कुल बड़ा वाला एलिमेंट कौन सा, मतलब कहां से कहां तक आपने उसको वेरी किया है। तो यहाँ पे क्योंकि x वेरी हो रहा है तो 0 से l तक अपनी लिमिट लग गई। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x क्यूब बाई 3, जब लिमिट लगाएंगे तो आएगा l क्यूब बाई 3। आंसर आपको मिलेगा m बाई l इंटू l क्यूब बाई 3 विच इज ml square by 3. This is the moment of inertia of a rod when axis of rotation is passing through its one end. रिलेशन याद होनी चाहिए हमेशा कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस में है, बिल्कुल पूरा याद होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड का किस केस में है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके एक एंड से पास हो रही है, तो आप लिखेंगे दिस इज ml स्क्वायर बाई 3। क्लियर है बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड केस देखते हैं। When axis of rotation is passing through its center of mass, ठीक है, तो इस बार जो रॉड घूमेगी वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगी, मतलब इस एक्सिस के अबाउट घूमेगी। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अगेन मास m, लेंथ l, वही सारी चीजें हैं। तो इस बार अपने को जो एलिमेंट लेना है, एलिमेंट तो पॉइंट ही लेंगे, लेकिन इस बार डिस्टेंस आपको हमेशा एक्सिस से लेनी होती है, तो x यहाँ से आप कंसिडर करेंगे, इस एक्सिस से x कंसिडर करेंगे, वही dx लेंथ हो गया। तो dm तो आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, dm आएगा m बाई एल इंटू dx, जैसा आपने पहले निकाला था बिल्कुल वैसे ही। इस बार अगर मैं लिखूंगा इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, तो वो भी वैसे ही लिखा जाएगा dm इंटू एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटीग्रेट जब करेंगे तो आई लिखा जाएगा इंटीग्रल डी आई इक्वल टू इंटीग्रल dm की जगह डालता हूँ m बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर dx। इस बार दिक्कत आएगी लिमिट लगाने में, ये चेंज हो जाएगा। लिमिट क्या होगी अब मुझे जो एलिमेंट्स लगाने हैं यहाँ पे, वो मैं x ले रहा हूँ इस डायरेक्शन में, पर एलिमेंट तो इधर भी है भाई। सबसे जो फार एलिमेंट है वो ये है, यहाँ से मैं एलिमेंट अगर बनाता हुआ आऊंगा तो मैं इस पूरी रॉड को कंप्लीट कर सकता हूँ यहाँ तक आते आते, है ना। तो ये अगर x इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में x को नेगेटिव लेना पड़ेगा। और लिमिट क्या लगेगी, सबसे दूर वाला कौन सा है, तो ये डिस्टेंस है l/2, मतलब इस डायरेक्शन में जो x आएगा वो आएगा माइनस l/2, और ऐसे इस डायरेक्शन में जो आएगा वो आएगा x इक्वल टू प्लस l/2, क्योंकि सबसे लास्ट एलिमेंट यहाँ लग रहा है। तो ये आपकी लिमिट्स हो गई माइनस l/2 से प्लस l/2 तक। क्लियर है बात? अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करेंगे, m बाई एल आ गया बाहर, इंटीग्रेशन में आएगा x क्यूब बाई 3 माइनस l/2 से प्लस l/2 तक। ओके, इस 3 को भी बाहर ले लेते हैं, तो आपको मिलेगा i इक्वल टू m बाई 3l। अब x क्यूब की जगह डाला l/2 का क्यूब माइनस l/2 का क्यूब, ऐसे डालते हैं ना लिमिट, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये डाला x की जगह एक बार प्लस l/2, दूसरी बार माइनस l/2। यहां से मिलेगा i इक्वल टू m बाई 3l l क्यूब बाई 8 प्लस l क्यूब बाई 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर बचा l क्यूब बाई 4, बाहर आया ये हो जाएगा i इक्वल टू ml स्क्वायर बाई 12। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a rod when axis is passing through its center of mass। क्लियर है सारी बातें? पक्का? तो ये सारे रिलेशंस आपको याद रखने हैं, एज इट इज बहुत ही काम के हैं। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा गया अगर कि बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक क्वेश्चन करते हैं कि एक एक्सिस है यहाँ पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसको आप बोल सकते हैं, इसके अबाउट 3 मासेस हैं, 1 2 और लेट्स से, चलिए इस दूसरे को यहाँ से हटा देते हैं, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। ये तीनों एक रॉड से कनेक्टेड हैं इस तरीके से और घूम रहे हैं। ठीक है, आपको बोला है कि जो रॉड है ये मासलेस है, ये जो कनेक्टर हैं ये मासलेस है। ठीक, ये मास दे रखा है आपको 2 kg, दिस मास इज आल्सो 2 kg एंड दिस मास इज 5 kg। ओके, डिस्टेंसेस जो आपको दे रखी हैं, ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 5
meters, ये distance is also 5 meters, दोनों एंगल भी सेम है, दोनों एंगल दे रखे हैं आपको 37 डिग्रीज। क्लियर? पूछा गया इस सिस्टम के लिए बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम। क्वेश्चन क्लियर है? 3 मासेस दे रखे हैं, 2 मासेस जो हैं 2 kg 2 kg वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ी डिस्टेंस पे हैं, एक मास है 5 kg वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रखा हुआ है बिल्कुल। जो इनके कनेक्टर्स हैं वो मासलेस है, मतलब उनका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, जब मास ही नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी नहीं होगा। तो बेसिकली हमें जो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ इन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। और अगर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो जितने भी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स इसमें हैं उन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो अगर मैं इनको नाम दे दूं कि दिस इज मास 1, दिस इज मास 2, दिस इज मास 3, तो बेसिकली मुझे जो करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम is I1 plus I2 plus I3. इन तीनों का इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम will give you the moment of inertia of the system. ठीक? अब कैसे निकालें? तो सीधा सीधा आपको दे रखा है, पक्का ना? क्या मैं मास 1 के लिए I1 ऐसा लिख सकता हूँ? पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हमें फॉर्मूला पता है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ये r डिस्टेंस पे होता है, मास यहाँ पे m है, तो फॉर्मूला होता है इसका mr स्क्वायर, है ना? तो मैं I1 लिख सकता हूँ ना यहाँ से, m इसका दे रखा है 2, r यहाँ पे दे रखा है 5 का स्क्वायर। क्या लिखना सही होगा? क्या ये लिखना सही होगा? नहीं, ये लिखना गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे आपने डिस्टेंस गलत ली है। हमने बोला था कि जो डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो बेसिकली आपको जहाँ डिस्टेंस निकालनी है वो ये डिस्टेंस चाहिए, इधर भी आपको ये डिस्टेंस चाहिए। ठीक है? तो अभी डिस्टेंस निकालना है, बहुत आसान सी बात है। ट्राइंगल आपको गिवन है, इस तरह के ट्राइंगल बने हुए हैं, ये 5 मीटर दे रखा है, ये 37 डिग्री दे रखा है, और ये डिस्टेंस आपको चाहिए x, या r ले लीजिए, या r आपको चाहिए। ये कितना हो जाएगा? 5 sin 37 डिग्रीज, sin 37 इज 3/5, तो ये आंसर आएगा 3 मीटर्स। इसी तरीके से 2 के लिए भी आएगा वो 3 मीटर्स, क्योंकि सेम लेंथ और सेम एंगल वहां भी दे रखा है। तो अब आप I1 जो लिखेंगे वो लिखेंगे 2 into 3 का स्क्वायर, mr स्क्वायर, ये आएगा। और यही आपका I2 भी आएगा, क्योंकि मासेज और डिस्टेंस दोनों सेम है। तो I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 9 into 2 is 18। अच्छा, यूनिट क्या होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की? इस बारे में मैंने बात नहीं की। व्हाट इज द यूनिट? सीधा सीधा बता सकते हैं, mr स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I3 की बात करते हैं। I3 कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका? बताओ, इसकी डिस्टेंस कितनी है एक्सिस ऑफ रोटेशन से? I3 की डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे I3 रखा हुआ है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी है? ऑब्वियसली 0। यहाँ के लिए R3 इज 0। अगर डिस्टेंस 0 है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी 0 आएगा। तो ये आपके पास चीजें आ गई। आई आप फाइनली लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 36 kg मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? क्वेश्चन अच्छा है, सारी कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होते हैं रिलेटेड टू अ पॉइंट मास और एक सिस्टम के लिए। ठीक है बात है यहाँ तक? पक्का? क्वेश्चन और भी ऐसे कर सकते हैं। एक आसान सा क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दे दें कि 2 पॉइंट मासेस हैं यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है l, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो यहां से कहीं से पास हो रहा है, सेंटर पे नहीं है। जैसे दिस डिस्टेंस इज r1, दिस डिस्टेंस इज r2, मास m1 है, ये मास m2 है, r1 प्लस r2 आपको l गिवन है। ठीक है, इस बार आपसे पूछा बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। या चलिए एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप ऐसा लिख लीजिए, हटाइए इसे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2 मासेस, एक m1 दूसरा m2, एक l डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, पूछा गया फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम of 2 masses about its center of mass। क्लियर बात? ये आपका क्वेश्चन है कि इस 2 मास सिस्टम के लिए अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कीजिए।
ठीक, अब कैसे कैलकुलेट करें? एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास कहाँ है ये तो बताया ही नहीं गया इसमें, पर हमें पिछले चैप्टर से पता है कि जो दो मासेस एल डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो अगर फॉर्मूला हम जानते हैं तो हमें डिस्टेंसेस बेसिकली पता है, और डिस्टेंस पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख सकते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ कहीं है, तो ये डिस्टेंस अगर r1 है और ये डिस्टेंस अगर r2 है, तो मुझे पता है कि r1 को जो लिखा जाता है, याद कीजिए कैसे लिखा था हमने, अगर 1 से डिस्टेंस लेते हैं तो मास 2 वाला लिखते हैं, m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू l। याद करो फॉर्मूला हमने इसी तरीके से याद किया था। और अगर r2 लिख रहे हैं मतलब डिस्टेंस 2 से लिख रहे हैं तो मास 1 वाला कंसीडर करेंगे, m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू l। ये दोनों मासेस अब मुझे डिस्टेंसेस पता चल चुकी हैं। अब आराम से अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर I1 लिखा जाएगा अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस यहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो यहाँ से डिस्टेंस m1 का है r1, तो लिखा जाएगा m1 r1 स्क्वायर। ऐसे अगर I2 लिखा जाएगा तो m2 r2 स्क्वायर। सारे डिस्टेंसेस पता है, I1 लिखते हैं, m1 इंटू r1 स्क्वायर अगर करें तो m2 स्क्वायर l स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। ऐसे अगर I2 लिखूंगा तो लिखूंगा m2 इंटू m1 स्क्वायर l स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, मुझे चाहिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 होता है। अगर ऐसा किया जाए तो देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके पास एक m1 एक m2 l स्क्वायर m1 m2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये तो आ गया कॉमन। इधर आपके पास बचेगा m2, इधर बचेगा m1, m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 नीचे कैंसिल हो गया। फाइनली आई का जो आंसर आया वो आया m1 m2 बाय m1 प्लस m2 into l square. This is the moment of inertia of this two mass system about its center of mass. तो आप चाहें तो ये रिलेशन भी सीधा याद रख सकते हैं, क्योंकि दो मास सिस्टम के लिए अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी बात कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब अगर पॉइंट मास से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आई गेस अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो बस ध्यान क्या रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना है, तो आप आसानी से कर पाएंगे। बाकी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए हम बात कर ही चुके हैं। अब आप एक लिस्ट बनाएंगे इन सब की और मुझे होमवर्क के रूप में भेजेंगे। लिस्ट में क्या बनाना है, कैसा ऑब्जेक्ट है, इसके लिए एक्सिस कहाँ पे है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया है और उसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, ये आपको मुझे करके भेजना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, फिर रिंग के लिए, डिस्क के लिए, और देन दोनों होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और फिर ये टू मास सिस्टम। ये सारा जो हमने अभी तक पढ़ा है इसके लिए आप मुझे एक टेबल बना के ये भेजेंगे। क्लियर? तो चलिए आज का वीडियो खत्म करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपना थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दो एक्सिस उसमें थ्योरम आती हैं, इन बारे में बात करेंगे। वैसे तो सीबीएसई ने एनसीईआरटी के सिलेबस से हटा दिया है, लेकिन जेई और नीट में अभी तक इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे और इस पे भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।